एक उधर आ रहा है ना वैसे पैसे उधर आ रहा है। हमारे डोनर रेफरल होते हैं बिकॉज ऑफ लो हीमोग्लोबिन। सेकेंडली जो नॉन थैलेसेमिक में डाइजर्डनी है उनके कैस्केट्स जो हैं मैटरनल एंड पैटर्नल साइड की फैमिलीज का सारा करेंगे। देन देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ द पीपल लाइक 18 से हमारा जो डोनर्स हैं एजुकेशन सेंटर्स में कॉलेजेस में उनका सबका थैलेसीमिया कैरियर कॉर्पोरेट्स हैं। CBC के बाद आइडेंटिफाई करेंगे PLC के ग्रुप हो जाना जिसमें भी का टू अदर स्टेट्स ऑल्सो। नॉर्थ इंडिया में हमारे जो रेड क्रॉस है उनको हमें काउंसलिंग ट्रेनिंग का एक हॉस्पिटल में इसको दिया भी था पर वहाँ पे ऑन एंड ऑफ GTV में लॉन्च किया था एक प्रोग्राम याद है 97 में निशी मदान भी कर डॉक्टर निशी मदान सर ने हिस्ट्री में भी पढ़ा एक आपके नॉर्मल पेशेंट की तरह आया हूँ तो मुझे काउंसलिंग शुरू करो। ऐसे मान के चलो कि एकदम कोई अनपढ़ आदमी आपके पास आके बैठा है जिसकी काउंसलिंग आपने करनी है, बताइए। आराम से बैठ के जैसे आराम से रिलैक्स होके बैठोगे, कोई नहीं 2-4 मिनट लगेगा, मैं आराम से सुनूंगा। सर ऐसा है, पहले तो मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी थैलेसीमिया के बारे में। आप मान के चलो मैं पेशेंट हूँ या पेशेंट का जो भी मैं हूँ आपके पास आया हूँ काउंसलिंग के लिए। हाँ जी, मैं पहले उन्हें यही बताऊँगी कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से ही बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए मैं ये पैम्पलेट्स वगैरह भी उन्हें शो कर सकती हूँ कि थोड़ा सा वो इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करूँगी उन्हें कि अगर मतलब दोनों पार्टनर्स में से वो दोनों माइनर एक्सप्लेन करना है, मुझे करना है आपने। आप अभी मेरे मंत्री जी को बैठे हैं, मुझे तो वैसे बताओ आपकी, मुझे आप हमें आइडिया लगेगा ना क्या काउंसलिंग हो रही है, कैसे हो रही है। हाँ जी, मैं ये आपसे पूछूंगी कि आपने कभी अपना टेस्ट करवाया है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं टेस्ट कराया, कोई पूरी लाइफ में नहीं कराया। हाँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपका माइनर टेस्ट करेंगे। उससे क्या फायदा होगा मुझको? उससे ये पता चलेगा कि कल को अगर आपका माइनर निकलता है तो आपका पार्टनर जो है अगर वो भी माइनर है तो उसमें फिर बच्चों को थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं। ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या जरूरत है कराने पर की। सर ऐसा होता है कि कई बार आपको हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेस्टिंग का वो रखा है, तो उसमें हम टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अगर निकल गई तो मेरे लिए तो बड़ी मुसीबत है। हाँ, तो इसीलिए अगर आपको पहले एडवांस में पता चल जाएगा, मे बी बिफोर मान मैरिज, लो पता लग गया मुझे, क्या होगा उससे? तो बिफोर मैरिज अगर आपको पता चल जाता है तो देन वो आपके पार्टनर का भी टेस्ट करवाया जा सकता नहीं, है अगर और उस पहले चीज़ को पता- इग्नोर करा मतलब वो हटाया जा सकता है। मतलब किससे शादी करनी ये आसान हो जाएगा तय हाँ जी, करना? हाँ जी, ये कम टेस्ट से करने कम- के कम बाद से कि कम अगर वो जो- भी कैरियर नहीं है कम तो, से कम अगर मान लो मैं कैरियर हूँ और वो जो है कैरियर नहीं है, हाँ जी, तो क्या तो कोई अगर आप खतरा नहीं है? नहीं, अगर आप माइनर हैं तो माइनर में खतरा कम है, उसमें 50% चांसेस हैं नहीं, कि कम बच्चा तो है, लेकिन कम तो है, लेकिन उसके बावजूद नहीं भी खतरा ज़रूरी तो नहीं है। है क्योंकि 50% नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है और अदरवाइज 50% चांसेस हैं कि कैरियर भी नहीं, हो सकता इसका मतलब कि एक मैं
अगर आप मुझे पॉजिटिव निकाल दोगे और अपने दूसरे पॉसिबल लाइफ पार्टनर का करा लिया, तो मान लीजिए नहीं है, उसको कोई कैरियर कोई जीन कुछ नहीं है, हाँ जी, तो उसके बाद हमने शादी कर लिया हाँ उससे, जी, उसके बाद भी 50% खतरा है, 50% माइनर होने का, माइनर होने का, माइनर ही होने का, हाँ जी, वो है वो रहेगा बराबर खतरा। सिर्फ जेनेटिकली सर नहीं, मैं इसे एक लेवन की तरह समझ रहा हूँ, हाँ थोड़ा जी, सा एक हाँ जी। कल ये समझाएंगी ना लोगों को, इसलिए हाँ मैं नहीं अभी समझ मैं भी करूँगी पूरी ट्रेनिंग, क्योंकि हाँ जी, जी। तो उसमें 50% का ही हमारे नहीं, ये तो इसमें जो फिर एक बात है, बताइए कि अगर ये 50% खतरा है मेरे बच्चों नहीं को, माइनर होने का है, और Minor। नॉर्मल भी तो चांसेस हैं नहीं 50% है ना, लेकिन 50% माइनर ठीक है, वो जो माइनर है उससे कोई बच्चे को खतरा नहीं है। नहीं माइनर जब हो होगा तो सकता है, उसको भी हाँ। तो हाँ कोई जी। इलाज उसका करना पड़ेगा। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए मेरे को निकल आता है, हाँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पहले अच्छा तो- ऑप्शन क्या है? यही है कि उस समय नहीं प्लान करना है, या अगर ये पहले आपको पता चल रहा है कि आपका, तो उस हिसाब से देखा जाएगा ना मुझे फिर। मुझे शादी करने से पहले ही पता लग जाए कि मेरे अंदर जीन का कैरियर हाँ हूँ जी। मैं, हाँ हाँ और दूसरा जो पार्टनर है उसका टेस्ट कराने के लिए आपके पास भेज दूंगा मैं। हाँ जी, हाँ? हाँ जी, आप कहोगे कि उसको वो ठीक है, उसको कोई कैरियर नहीं है, हाँ जी, फिर भी 50% चांस है बच्चे को वो होने का, माइनर होने का। नहीं है। मेरे को जो समझ आया था उसमें तो यही है, पर मैडम जैसे कह रही हैं कि नहीं है। अच्छा, काउंसलिंग आपने नहीं करनी और किसी ने करनी है? हाँ जी, मैं एक्चुअली ब्लड बैंक से ही अच्छा, आप मैंने करूँगी। ब्लड बैंक के हिसाब से हाँ, करें। मैं अपने अंदर से। चलो एक दिन मैं आता हूँ, मुझे काउंसिल करना है एक नॉर्मल आदमी की हाँ तरह जी, जो भी यहाँ बैठेगा, हाँ। तो हम उसमें समझेंगे कि क्योंकि जो आम व्यक्ति है उसको उसकी भाषा में क्रक्स समझाना होगा ज़रूरी, ठीक कि है, उसके लिए वह बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कितनी बात बताना ज़रूरी है और कितनी बात में उसके लिए क्या करने के लिए एक्शन पॉइंट है। हाँ जी, मतलब जैसे अभी इतना जितना इन्होंने बताया मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे पार्टनर को अगर नहीं है तो भी 50% चांस है, अब वो माइनर अगर उसको बच्चे को होगा तो उस माइनर से उसको क्या खतरा हो सकता है, क्या उसको उसके प्राण को खतरा हो सकता है, या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते रहना पड़ेगा, या मेरे को क्या ऑप्शन है अगर मैं कैरियर हूँ तो मैं शादी ही ना करूँ, इस झंझट में ही ना पड़ूँ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स की एकदम सिंपल भाषा में, समझाने वाली भाषा में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं अल्टीमेटली चाहता हूँ कि ये जो आपका सेंटर है ये खाली टेस्टिंग का सेंटर ना रहे, इसका जो सेकंड पार्ट है जो काउंसलिंग, उसके लिए ये सेंटर देश में जाना जाए अल्टीमेटली, कि उस सही एक्चुअल जानकारी लेनी है और आने वाली अपनी पीढ़ी को कोई थैलेसीमिया जैसी, सिकल सेल एनीमिया जैसी, मेजर माइनर या आपका इंटरमीडिया या जो भी आप बोलते हो, ये वाली बीमारी ना हो, तो उसको क्या बताना, उसके लिए आपको अपना जो भी टीम यहाँ डेवलप करे उसको आई थिंक बहुत एडिक्वेटली अच्छी तरह से ट्रेन करना हो। और ये मतलब ये रूटीन सेंटर की तरह नहीं कि जाके दुनिया में तो हर लैब में भी टेस्टिंग होती है, पैथोलॉजी की लैब में। आई डोंट वांट इट टू रिमेन ओनली लाइक दैट, इट शुड बिकम मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इक्विपमेंट बट इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज एडवाइस दैट इट डिलीवर्स, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये तो सर स्टेप नहीं है, स्टाफ अभी हमें आएगा। इसीलिए तो मैं पता आपने अच्छा क्या सर पूछा, क्योंकि अब स्टाफ इधर जो आएगा विल बी केयरफुल। हाँ नहीं पता ऐसा ना, यहाँ पे कोई एकदम एडिक्वेटली ट्रेंड व्यक्ति जिसको पूरी सब्जेक्ट की सॉलिड जानकारी हो वो होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना? आजा दे देते हैं, हाथ से दे देते हैं। नेक्स्ट आई किसी का ये दूसरे नोट्स में भी भेजा हुआ है, बट आई थिंक दैट इज वेरी डेंजरस। उससे ठीक है सर, बाकी सब ऊपर हेल्पिस तो समझ गया, आई को भी इफेक्ट हुआ थोड़ा सा। अच्छा
रेड क्रॉस फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि आपने अपने बड़े व्यस्त समय निकालकर जो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और काउंसलिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया। ये सर काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि इस तरह की एक फैसिलिटी हो। रेड क्रॉस में पूरी कंट्री में ये पहली फैसिलिटी है, एक्सेप्ट गुजरात जहाँ हम कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बल्क में कर पाएंगे। आजकल ये स्क्रीनिंग सर हॉस्पिटल्स में हो रही है, लेकिन बड़े टारगेटेड जो डाउटफुल है या जो ऑलरेडी कैरियर्स हैं उनकी हो रही है। वी प्लान टू डू इट ऑन ए लार्ज स्केल एंड दिस विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड वी एक्सपेक्ट दैट विद दिस फैसिलिटी वी शुड बी एबल टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड द प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट थैलेसीमिया मेजर। सर आज जो अभी उपस्थित हैं जिनसे आप एड्रेस करेंगे, उसमें सर ऑब्वियसली जो थैलेसेमिक इंडिया है वो आर पार्टनरिंग विद अस फॉर स्टार्टिंग दिस। तो इसके अंदर सर जो थैलेसेमिक इंडिया है इनका काफ़ी बड़ा योगदान है और जो इसमें मैन पावर है और आईईसी मटेरियल इनका योगदान है और यहाँ का सारा स्पेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीन्स और जो एक्सपेंडिचर होगा ऑफ रनिंग दिस सेंटर वो रेड क्रॉस करेगी। सर आज हमने जो हमारे इंडिया में IFRC हेड है, ICRC हेड है, वो दोनों भी उपस्थित हैं फ्रॉम बिकॉज ऑफ कोविड अपने फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस। जो हमारी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं वो सारे भी आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल तो खुद उपस्थित है, बाकी मेंबर्स सुन रहे हैं। इसके अलावा सर जितने भी हमारे स्टेट्स ब्रांचेज हैं वो सारे भी आपको सुन रहे हैं और हमने स्पेशली सर जो हमारे 89 रेड क्रॉस के ब्लड बैंक्स हैं कंट्री के डिफरेंट स्थान पे, उन सब के हेड्स को भी ऑनलाइन रखा है ताकि उनको भी पता लगे कि हम एक सुविधा स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी आपको सुन सकें। This is top priority of Indian Red Cross. After that, we prepared the estimates and the budget for the next year, and this is the first time in the history of Indian Red Cross. So our blood bank should be open and should be available to issue blood. So that's first thing. We expect all Indian Red Cross blood banks to be functional 24/7, which is not the case today. Secondly, we would like all blood banks to be accredited to NAV so that the quality of the entire process of collection, storage and distribution is ensured, safety is ensured. And thirdly, sir, we would like all blood banks to adopt e-Rakt Kosh so that all the information is available, all the processing is online. For all these things, there are a lot of sort of incentives, or there are a lot of steps that we are taking. We have decided to give the salary of one staff to the blood banks in these states, 89 blood banks, provided they get accredited to NAV, provided they run 24/7, and if they for enabling them, for facilitating adoption of e-Rakt Kosh, we are arranging free technical support to them. CDAC people will be sent by us. We will meet their expenditure so that they can train the people and they can adopt e-Rakt Kosh. So sir, on this occasion, I wanted to share these things with my blood banks. With this, sir, I will not take much time. I simply from this drawn into this sir. Thank you. एक एक करके चुप पूरी देना, tray सब ट्रे दे दीजिएगा, है। आपका जो समय बचेगा। It's meant for it. Thank you so much. Thank you. इन्हीं को सर जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल श्री आर.के. जैन साहब, हमारे मैनेजिंग कमेटी के एक प्रमुख सदस्य डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल, डॉक्टर वंशली सिंह जो डायरेक्टर हैं ब्लड बैंक की, थैलेसीमिक
इंडिया के हमारे दीपक चोपड़ा जी, श्री NK सिंह जी, श्री मनीष चौधरी जी, डॉक्टर सुरेश मलिक जी, I don't know how many are here and they are here. Yes, I think क्योंकि मास्क में थोड़ा सा बट मिस रीना त्रिपाठी जी, मिस शिखा चोपड़ा जी, मिस तन्वी गुप्ता जी, और इसी तरह से आई एम श्योर दीपक जी के साथ मिसेज शोभा तुली जी, गगनदीप सिंह जी, अश्विनी मलिक, गिरीश बेलानी, सोनम मैडम, स्वाति टुटेजा जी, राहुल वाही, भूमिका लुथरा, विपुल भगत, उमेश नागपाल जी, और जैसा अभी बताया RK जैन साहब ने, बहुत सारे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, सारे देश भर के हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, 89 ब्लड बैंक्स के इंचार्ज, सभी हमारे इंडियन रेड क्रॉस की स्टेट ब्रांचेस के पदाधिकारी, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मुझे कुछ लोग रह गए होंगे जो शायद मुझे पता नहीं कि वो हैं कि नहीं हैं, लेकिन मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब एक छोटा कार्यक्रम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अत्यंत आवश्यक और संवेदनशील कार्यक्रम है। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई आज, क्योंकि ब्लड से जुड़ा हुआ कोई भी विषय, उसको सबसे पहले अगर देश या दुनिया में होना चाहिए तो वो इंडियन रेड क्रॉस में होना चाहिए। और इंडियन रेड क्रॉस के अंदर ये थैलेसीमिया का स्क्रीनिंग और काउंसलिंग के लिए सेंटर जो आज प्रारंभ हुआ है, ये अपने आप में हम सबको बहुत संतोष देता है। मैं 25-26 साल पहले जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे ध्यान है कि इस काम को बहुत पैशनेटली हमने थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के काम को शुरू किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो 25-26 साल पहले कार्यक्रम जब किया था, सारे दिल्ली का कार्यक्रम GTB हॉस्पिटल में लॉन्च किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। और उस कार्यक्रम के समय पर भी दीपक चोपड़ा जी जैसे आज यहाँ पे वो पूरे कमिटमेंट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये 26-27 साल पहले, शायद इट्स ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, प्रोबेबली इट वाज इन 96। तो उस कार्यक्रम में भी ये थैलेसीमिक्स इंडिया के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े थे, कमिटमेंट के साथ खड़े थे। और लगातार जो थैलेसीमिक्स इंडिया है वो इस विषय को बहुत गहराई से, गंभीरता से लगातार थैलेसीमिक्स बच्चों की चिंता करना और थैलेसीमिया के संदर्भ में जो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एजुकेशन देने के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको कभी कभी मुझे लगता है कि शायद सरकार या सरकारी संस्थाओं से ज़्यादा आगे बढ़कर शायद जो थैलेसीमिक्स इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। और इस नाते जब ये आज यहाँ पर एक नया स्क्रीनिंग सेंटर खुला है तो मुझे अत्यंत संतोष की अनुभूति हो रही है। हम सब जानते हैं कि थैलेसीमिया एक प्रकार का ब्लड का डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया भी इसी प्रकार का डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और सही प्रकार से अगर उसको हैंडल किया जाए, उसकी एजुकेशन ठीक से दी जाए, उसकी स्क्रीनिंग ठीक से की जाए, उसके जो कैरियर्स हैं उनकी ठीक प्रकार से
जिसे कहते हैं सर्च कर लिया जाए और फिर सर्च करने के बाद सही एडवाइस दे के ठीक ढंग से फॉलो अप किया जाए तो इस बीमारी को पूरी तरह से हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल से दुनिया भर में 280 मिलियन के करीब थैलेसीमिया के, अभी ये डाटा रोज़ बदलते रहते हैं, लेकिन जो मैंने देखा आज आने से पहले तो मुझे ये जानकारी मिली कि संभवतः पूरे वर्ल्ड में 280 मिलियन थैलेसीमिक्स जो है, और उसमें करीब 42 मिलियन के करीब शायद भारत में भी। आपने भी जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई उसके हिसाब से 1-1.5 लाख बच्चे जो है थैलेसीमिक बच्चे हमारे पास भारत में हैं। 10-15 हज़ार अभी भी छोटे बच्चे जो है इन बीमारियों को साथ में लेकर पैदा हो रहे हैं, लेकिन सही समय पर सही तरह की टेस्टिंग्स इत्यादि करने के बाद और इससे जुड़ी हुई जो जेनेटिक काउंसलिंग है वो करने के बाद हम इन बच्चों को पूरी सहायता कर सकते हैं। यानी ऐसे बच्चे जो ज़िंदगी भर उनको तकलीफ़ होती रहे, यद्यपि ब्लड डिसऑर्डर है, बराबर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देकर और दूसरे जो आयरन कीलेशन इत्यादि की टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके, बोन मैरो जैसे ट्रांसप्लांट के इलाज हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कितने कठिन भी हैं और कितने एक आम व्यक्ति के लिए उनको अफोर्ड कर पाना जो है कितना मुश्किल है। इसलिए जिस प्रकार से हम वैक्सीन्स के मामले में जितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं ये प्रयास करते हैं कि भाई 100% हम बच्चों को वैक्सीन दे दें, कम से कम जिस चीज़ से बचाया जा सकता है उसको तो 100% बचाने का प्रयास करें। तो उस नाते ये भी एक प्रकार से ऐसी बीमारी है और इसके बारे में अभी तक भी काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है। किन इलाकों में ज़्यादा एक्सट्रीम साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में या पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में कहाँ कहाँ इसका ज़्यादा प्रेवलेंस है, ये सब चीज़ें भी अभी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी चाहे वो फ्रंट स्क्रीनिंग का हो, चाहे वो फ्रंट काउंसलिंग का हो और चाहे वो फ्रंट इससे जुड़ी हुई जो जेनेटिक रिसर्च है इसका हो, ये सारे फ्रंट्स पर अभी यात्रा को और तेज़ी से आगे ले जाने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने जैसा कहा कि ये एक गुजरात को छोड़कर शायद पहला एक इंडियन रेड क्रॉस का सेंटर है। अल्टीमेटली इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं सारे दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ में होती हैं, ब्लड बैंक्स में होती हैं, तो रेड क्रॉस में तो ज़रूर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक सेट टाइम फ्रेम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को जो और उसका जो ब्लड बैंक है उसको निश्चित करना चाहिए कि इस बिल्डिंग में हम ब्लड से जुड़ी हुई तो कम से कम हर वो सुविधा जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के रूप में और स्टेट ऑफ द आर्ट डिलीवरी के टेक्निक्स के रूप में, जैसे अभी कोविड का चैलेंज आया तो रेड क्रॉस को कहा गया भाई अब ब्लड कम नहीं पड़ना चाहिए तो चाहे घर जाके भेज के घर में जाके उसका डोनेशन करा के ले आइए या डोनर को घर से पिकअप करके यहाँ ले आइए, घर पे छोड़ दीजिए। एक सिस्टम में मॉडिफिकेशन किया, उसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाइए। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूविंग, देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर बिकमिंग बेटर देन व्हाट वी वर yesterday और व्हाट वी आर टुडे। तो ये नहीं कि हम एक जगह पर आकर स्थिर हो गए हैं, हमारा काम रूटीन काम जो है वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। आज आपने अगर रूटीन के साथ एक और सीढ़ी आप चढ़े हैं तो आपको सबको, जो भी लोग यहाँ काम करते हैं, जो भी लोग इस रेड क्रॉस के साथ जुड़े हैं, उनको आनंद हो रहा है। अगर इसमें आनंद ना हो रहा होता तो ये जो लोग इतने सारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दूर दराज अपना काम छोड़ के वो आकर
कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन ना होता, उनको खुशी ना होती। तो पहले हम और भी यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा आज स्क्रीनिंग का और जो काउंसलिंग का सेंटर है, इसको भी रूटीन एक्टिविटी नहीं, इसको हाईएस्ट लेवल तक कैसे लेके जाना। अध्ययन करिए दुनिया में क्या क्या थैलेसीमिया के लिए होता है, देश में क्या क्या थैलेसीमिया के लिए होता है, उस लेवल तक हमें जाने के लिए और क्या क्या करना है। हो सकता है एक दिन में आप वो सब कुछ ना कर पाएँ, लेकिन 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कोई टारगेट तय करके तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको किसी का पैसे के लिए मुंह नहीं देखना है। रेड क्रॉस जो संस्था है, इसको इसकी विश्वसनीयता के कारण, इसकी रेपुटेशन के कारण, इसके लक्ष्य को, उसकी सात्विकता को जानकर लोग यहाँ पर जो है डोनेशंस करते हैं, खुले दिल से, खुले मन से करते हैं। आपके पास जितने प्लान हैं उनसे 100 गुना बड़े प्लान भी बना लें तो लोग 1000 गुना जो है डोनेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमको प्रोएक्टिवली डायनेमिक तरीके से नए स्टेप्स आगे किस तरह से लेने हैं, इसके बारे में चिंता करनी होगी। और आपने जैसा कहा कि खाली इसी सेंटर को नहीं, देश के अंदर एक एक करके एक ब्लड बैंक को हमें रेड क्रॉस के स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है। खाली हमें अवार्ड देना ये तो ठीक है, एनकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो हमारे, शायद मैंने उस समय जब इसकी मीटिंग हुई थी गवर्निंग बॉडी की और रीजनल लोगों के साथ भी, अभी जब जनरल बॉडी की मीटिंग की थी, तब भी सबको कहा था कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्टेट्स में असेस करिए उसका एक प्रकार से अभी तक जो कुछ भी हमने अचीव किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, क्या और प्राप्त कर सकते हैं, इसका अध्ययन करिए और नए नए डायनामिक प्लान्स बनाइए। आप सब जो मेरे को सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के लिए डायनामिक प्रोग्राम्स बनाइए और अपने अपने क्षेत्र की जो रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ और उसमें जो विशेषकर ब्लड बैंक की एक्टिविटीज़ हैं, अभी ये भले ही कई सालों के बाद यहाँ पे सेंटर में ये हमने एक्टिविटी शुरू की है। अब ये देखिए, कोई ये एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि इसको स्टार्ट होने के लिए इतने साल हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती। कुछ आपने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें लगाई हैं, कुछ अपने लोगों को आपने थोड़ा फोकस्ड वे में ट्रेनिंग दी है, इतना ही तो है। अब इसके बाद इसकी सफलता के लिए सारे जगह पे आपको सही जगह से लोगों को, बाकी जगह पर इतना काम होता है, आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा। बाकी लोग इतने ग्रुप के ऊपर काम करते हैं, आपको अपना जो डायमेंशन है या जो स्कोप है, दायरा है, उसको आपको और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, यंग लोगों को बताना है, मदर्स के लिए बढ़ना है आगे, जेनेटिक्स के लोगों के साथ। अब जेनेटिक्स के फील्ड में भी बहुत सारी रिसर्च हो रही है। जो भी दुनिया में लेटेस्ट रिसर्च होती है उसका लाभ जो है हमारे हर थैलेसीमिक बच्चे को मिलना चाहिए। खाली उनको हमने ब्लड दे दिया, हर महीने डोनेशन में वो आए, और जैसा मुझे पता लगा कि दिल्ली में जितने भी हमारे थैलेसीमिक्स हैं उसमें बच्चों में आधे से ज़्यादा बच्चों को जो है रेड क्रॉस हमारे यहाँ से ब्लड मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी क्या नया कुछ हो रहा है, उससे इन बच्चों को हमें क्या हम और बेहतर इनके लिए कर सकते हैं, कैसे इनकी लाइफ को और स्मूथ बना सकते हैं, कैसे इनके जो कोई भी जैसे रिस्क होते हैं किसी भी तरीके के, अब आप आयरन का कीलेशन करते हैं, सब करते हैं, इसलिए करते हैं, बार बार ब्लड देते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, कई किस्म के कोई डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कोई स्प्लीनिक और ये वो। तो हर एक चीज़ में मैं समझता हूँ कि अब इतनी रिसर्च, इतनी एडवांसमेंट सर्विसेज में वर्ल्ड ओवर हो रही हैं कि वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स अपडेटेड विद द लेटेस्ट, और वो लेटेस्ट से अपडेटेड रहते रहते उसका लाभ हमें हर बच्चे तक पहुंचाना है, हर माँ तक पहुंचाना है, हर सोसाइटी के यंग लड़के लड़की तक पहुंचाना है, ताकि इसको हम प्रिवेंशन के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन विकसित कर पाएँ कि हम इसके कारण जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर ले आए। ये मुझे लगता है कि एक नए मन के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ये कहते हैं कि
2022 तक हमें नया भारत बनाना है। और उस नए भारत को बनाने के लिए वो कहते हैं कि नए तरीके से सोचो। सारे लोग पूरे भारत के नहीं, आप जिस दायरे में काम करते हो उस दायरे के अंदर नए भारत में आप क्या बेहतर कर सकते हो, उसके लिए एक स्वप्न देखो। आप उस स्वप्न को साकार करने के लिए नए सिरे से आप काम करो, ताकि जो है हम जब ये 2022 में 75वीं जो 75 साल पूरे होने पर जब आज़ादी के मनाएं, तो एक नया भारत देश के लोगों को डिलीवर कर सकें। तो अपने अपने दायरे में हमारे लिए अपने अपने लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। इस रेड क्रॉस में भी इसी बात पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए कि 2022 में जब भारत नया भारत डिलीवर करेगा तो रेड क्रॉस का नया स्वरूप क्या होगा, रेड क्रॉस के ब्लड बैंक्स का नया स्वरूप क्या होगा, थैलेसीमिक बच्चों के लिए आज जो रेड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसमें और नया वैल्यू एडिशन क्या होगा, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, कैसे उनके चेहरे पे और ज़्यादा खुशी वापस लेकर आएंगे, कैसे उनके पेरेंट्स को हम और अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर ऐसे मौक़ों पर नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम यहाँ से नए संकल्प लेकर जाएं। बहुत भावुक होकर 2017 के अंदर शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण के अंदर मैंने अपने कानों से सुना, जब उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि अभी 1942 है। ये 2017 में उन्होंने भाषण दिया था शाम को हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स पर, और कहा कि इमेजिन करो कि ये 1942 है और जैसे 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ों के लिए और 5 साल के बाद हमको आज़ादी मिली, ऐसे ही अभी 2017 में उन्होंने सबको सपना दिखाया था कि 5 साल के बाद हमारे 75 साल होंगे, तो उस समय के नए भारत को बनाने के लिए हम सब काम करें। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि हम सब आपके साथ इतने सारी टीम है, इतने सारे लोग हैं और इतने सारे समर्पित लोग हैं जो सारे देश में अलग अलग स्थानों पे काम कर रहे हैं। जो लोग यहाँ फिज़िकली हमारे साथ नहीं हैं लेकिन सामने हमारे हैं, मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि उस नए भारत के अंदर आपके स्टेट में रेड क्रॉस की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कहीं इधर उधर देखने समझने की ज़रूरत नहीं। खुद निर्णय करिए, खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, खुद उसके लिए लक्ष्य तय करिए और खुद उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो जो काम शायद 73 साल में हम लोग रेड क्रॉस के लिए ना कर पाए हों, हो सकता है वो सब आपकी सामूहिक ऊर्जा से अगले 2 साल में हम करके दिखा दें। और सारे दुनिया में इंटरनेशनल रेड क्रॉस के सामने भी जो भारत का रेड क्रॉस का जो उदाहरण है वो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हो, और उस उदाहरण को इम्यूलेट करने के लिए सारे दुनिया के लोग बोलें कि जो भारत में हो रहा है वैसे हमको करना है अपने देश में। दैट इज़ द टारगेट दैट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू सेट फॉर आवर सेल्व्स, फॉर आवर रेड क्रॉस एंड फॉर आवर कंट्री। तो आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो थैलेसीमिक्स बच्चे और ख़ासकर वो बच्चे ने जिसने चित्र बना के मुझे दिया, मैं उसका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। सभी थैलेसीमिक्स बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। ब्लड बैंक से जुड़े हुए पदाधिकारी इस वर्चुअल बैठक में भाग ले रहे हैं। नॉर्मली तो एक वोट ऑफ थैंक्स फॉर्मेलिटी माना जाता है एडवोकेसी को PPAG की तरफ से। ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा क्या कि GTB में हॉस्पिटल पे 96 या 97 की बात है जब ये इसके 3-fold इफेक्ट्स हैं। ये फर्स्टली तो अवेयरनेस क्रिएट करता है when it is going to identify who are the thalassemics in the country, so automatically it's a step towards, and the third part is that it is a step towards better thing that today has been inaugurated.
Second part, health minister or health ministry and Indian Red Cross Society से मैं there were some difficulties आती हैं, लेकिन जिस तरह की support मिली है, each and every official of the Red Cross Society, of the blood bank, of the health minister's office has always been supported. और तीसरा भाग है, जैसे आज के मुख्य अतिथि ने इतना enthusiasm वाला, डायरेक्शन वाला भाषण दिया, कितने ही उदाहरण दिए, उसमें मैं कहता हूं कि वे फॉरवर्ड के लिए हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को एक अनदर कोलैबोरेटिव प्रोग्राम सबमिट किया हुआ है फॉर नैट टेस्टिंग। उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अप्रूव होकर के यहाँ पर चालू हो जाएगा, बिकॉज आई फील कि टाइम हैज कम that safe blood program should be taken up in top priority. The other thing for way forward is कि हमेशा जब आपदा आती है तो उसमें से कुछ नई चीजें भी निकलती हैं, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज हेल्थ मिनिस्टर को और सेक्रेटरी जनरल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को कि क्यों ना आने वाले समय में एक डेडिकेटेड ट्रांसफ्यूजन सेंटर, and there is no better place than the blood bank or Red Cross Society headquarters itself. आज की डेट में दिल्ली में लगभग 140 और 150 बच्चे डेली ट्रांसफ्यूजन लेते हैं। At about 12 to 15